प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। नमस्कार, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं रमा पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कार्यक्रम मन की बात में रखे गए उनके भावों और विचारों का एक विस्तार है। पिछले मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुपोषण को दूर करने के अपने अनेक प्रयोगों के बारे में बताया। उनके बारे में भी हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, सितंबर के इस माह को हम पोषण माह के रूप में मनाते हैं। तो इस माह में तो निश्चित रूप से बल्कि पूरे वर्ष कुपोषण की चुनौतियों से निपटने के लिए हमें प्रयास करने हैं और भारत को कुपोषण मुक्त भारत बनाना है। परंतु ये तभी संभव है जब एक शिशु को मां के गर्भ से ही पोषण मिले। ये उसकी जरूरत ही नहीं है, बल्कि ये उसका अधिकार भी है। और इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात कार्यक्रम में कुछ कहा है। आइए सुनते हैं। सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है। हम हर साल 1 से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाते हैं। कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में अनेक क्रिएटिव और डाइवर्स एफर्ट्स किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और जन भागीदारी भी पोषण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। देश में लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल डिवाइस देने से लेकर आंगनवाड़ी सेवाओं की पहुंच को मॉनिटर करने के लिए पोषण ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है। नवजात शिशु एवं बाल आहार प्रथाएं, बेहतर बाल स्वास्थ्य, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे पोस्ट बॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि भी और हमारे विशेषज्ञ भी, डॉक्टर पीयूष गुप्ता। डॉक्टर पीयूष गुप्ता, आप बाल रोग विशेषज्ञ तो हैं ही, साथ ही यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में प्रिंसिपल भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार। डॉक्टर पीयूष, हर साल सितंबर का महीना जैसा कि हम जानते हैं पोषण माह के रूप में मनाया जाता है और इसके पीछे उद्देश्य है लोगों में पोषण के प्रति जागरूकता को पैदा करना, जिसका असर राष्ट्रीय विकास पर भी पड़ता है। ये भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं पोषण की तो उसके मायने क्या हैं? किस तरह से जो पोषण है वो नवजात शिशु के विकास के लिए अति आवश्यक है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और पोषण के बिना आप मान लें जिंदगी नहीं है, तो बस इसका इम्पोर्टेंस या इसकी जो महत्व है इसी से सिद्ध हो जाता है। पोषण किस तरह मिलता है? जैसे पोषण में हम सबसे पहले जो आवश्यक है, नवजात शिशु की जब आप बात करते हैं तो माँ का दूध सबसे उत्तम आहार है एक बच्चे के लिए और उसके पोषण के लिए। पोषण वो चीज़ है जिससे शरीर की वृद्धि होती है, ना सिर्फ शारीरिक वृद्धि होती है बल्कि उसका मानसिक विकास भी होता है। और पहले उम्र के 2 साल या 3 साल में आप समझें कि 90% जो ब्रेन है, दिमाग है, माइंड है, वो 90% विकसित इसी उम्र में होता है। और यदि पोषण उचित मात्रा में नहीं दिया जाए, मतलब एक क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ ज़रूरी है, दोनों मात्रा में अगर नहीं दिया जाए तो उसका जो असर है वो ब्रेन पर पड़ता है और उससे हमारे वृद्धि और विकास दोनों में असर पड़ सकता है। तो पोषण बहुत ही अहम है किसी भी बच्चे के लिए। और जैसा आपने बहुत सही कहा, क्योंकि बच्चे एक नींव है और यहीं से नींव बनती है किशोरावस्था की, यहीं से नींव बनती है एक स्वस्थ माँ की, और यहीं से नींव बनती है एक स्वस्थ एडल्ट की, जो कि एक देश के विकास में भागीदारी करते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा विषय है। और अगर हमारा प्रयत्न इन पहले 2 साल 3 साल में रहे, जिसमें नवजात शिशु और बाकी इन्फेंट फूड जिसे हम कहते हैं, इसके ऊपर स्ट्रेस है, तो इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आपने जो शिशु हैं उनके भोजन के बारे में बात की जी। बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं मार्केट में, जो मिल्क फूड भी मिलता है, कहीं फ्रोजन मिल्क भी है। तो माँ का दूध कितना अनिवार्य है एक शिशु के लिए, नवजात शिशु के लिए, और ये किस तरह से अलग है अन्य जो डब्बाबंद मिल्क आता है उससे या अन्य चीजों से? देखिए, ये तो आप भी मानते हैं कि कोई भी प्राकृतिक वस्तु किसी भी आर्टिफिशियल चीज से बेहतर होती है।
कहीं भी आप देख लें, है ना, जो न्यूट्रिएंट या जो कुछ पोषण हम एक किसी फल से, सब्जी से ले सकते हैं, उसी को हम विटामिन तौर पे गोली से भी ले सकते हैं और वो भी मिलता है। तो आप क्या चूज करेंगे, क्या दोनों में से क्या मांगेंगे कि हाँ मैं फल सब्जी ज्यादा अच्छा है या गोली खा के काम चल जाएगा। तो इसी तरह ये माँ के दूध में ये सबसे बड़ी बात है कि एक तो ये सबसे प्राकृतिक है और इसके लिए कोई खर्चा नहीं है और ये बच्चे के लिए उचित आहार है पहले 6 महीने के लिए। और आप ये समझें कि पहले 6 महीने बच्चे को माँ के दूध के अलावा और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। अभी हम जो आपने मिल्क फूड और इनकी बात की, है ना, मिल्क पैकेट्स, उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं ये बता दूं कि इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि अनिवार्य रूप से माँ का दूध पहले 6 महीने तक देना है। इसमें इसके अलावा ना तो पानी की आवश्यकता है, ना कोई विटामिन या अन्य ड्रॉप्स की आवश्यकता है, ना कोई शहद, घुट्टी इत्यादि की आवश्यकता है। तो सिर्फ माँ का दूध देना है। और ये देखा गया कि भरपूर गर्मी में भी बच्चे को पानी की आवश्यकता नहीं है। माँ का दूध जो है वो अपने आप अपना कंपोजिशन बदलता है, हर तरह का पोषण दे देता हर है। तरह का पोषण देता है। अगर कोई माँ का बच्चा प्री टर्म है, समय से पहले पैदा हुआ, उसके दूध का कंपोजिशन अलग होगा। किसी माँ का बच्चा जो है वो जैसे गर्मी में अगर वो दूध पिला रही है, उसमें उसका कंपोजिशन अलग होगा। माँ के दूध में जो शुरू में दूध निकलता है उसका कंपोजिशन अलग है, जो आखिर में दूध निकलता है उसका कंपोजिशन अलग है। शुरू और आखिर के दोनों तरह के दूध आवश्यक हैं। आप खाना खाते हैं ना, तो शुरू में आप थोड़ा छाछ से या कुछ रिफ्रेशमेंट स्नैक से शुरू करते हैं और आखिर में आप मिठाई खा के खत्म करते हैं, जिससे शरीर में एक सेटाइटी हो जाए। तो ये सारी जो गुण हैं ये माँ के दूध में अपने आप उपलब्ध हैं कि शुरू का दूध उसी प्रकार का होता है और आखिर का दूध है वो ऐसा होता है कि उसके बाद बच्चे को सेटाइटी हो जाती है। आपने देखा बच्चे सो जाते हैं, बड़े प्यार से दूध पी के आराम से सोते हैं अगर वो पूरा दूध उसको मिलता है। जो आपने बात कही कि डिब्बाबंद दूध या दूसरे जो मार्केट में और भी प्रोडक्ट हैं वो माँ के दूध के सामने कहीं नहीं ठहरते। और हमारे देश में तो कानून भी है जिसको हम इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट एक्ट कहते हैं, जिसके अंतर्गत इसी प्रकार के किसी भी प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करना, उसको एडवर्टाइज करना और उसको इस्तेमाल करना कानूनी रूप से अवैध है। शायद कुछ इंडिकेशंस हैं जहां वो बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन आमतौर पर जहां कोई विकल्प नहीं है वहीं पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन रूटीन में इन सब का कोई कंपैरिजन नहीं है आप कहें माँ के दूध से। और ये भी कहा जाता है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं बचपन से एक उम्र तक, उनका जो विकास है वो काफी अच्छा रहता है, शारीरिक भी मानसिक भी। आप मानसिक विकास की बात करें तो आप सीधी सीधी बात है जो लोगों को समझ में आती है, एक IQ लेवल, इंटेलिजेंस कोशेंट। हाँ, तो अगर हम इंटेलिजेंस कोशेंट की बात करें तो ये प्रूवन है, ये जग जाहिर है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं 6 महीने तक और उसके बाद भी दूध बंद नहीं करना है, 2 साल तक उसको दूध देते रहना है ना, बाकी चीजें शुरू करनी है। और इन बच्चों का जो इंटेलिजेंस कोशेंट है वो बाकी बच्चों से ऊपर पाया गया है, जितने भी शोध हुए हैं, रिसर्च हुई है। आपने जैसा अभी कहा कि बच्चों को शहद, जो नवजात शिशु होते हैं, शहद नहीं देना चाहिए जी, 6 महीने तक उनको पानी नहीं देना चाहिए, पर कुछ लोग जो दे देते हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उन बच्चों को? देखिए, उसमें एक होता है कि जो भी हम ऊपर से ये चीज दे रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो होता है संक्रमण का। समस्या है संक्रमण की। एक तो है कि उसके अंदर कुछ वायरस, बैक्टीरिया हो सकते हैं, हाइजीन का, क्योंकि अब हम दे रहे हैं, मान लीजिए शहद दे रहे हैं, घुट्टी दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, एक तो उसके अंदर कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, फिर हम उसे किसी चम्मच से दे रहे हैं, किसी बोतल में रख रहे हैं, है ना, उसके अंदर फिर संक्रमण हो सकता है। ये सबसे बड़ी समस्या होती है जो इन बच्चों में होती है अगर हम ये ऊपर की चीजें ऐसे देते हैं। और अतिरिक्त अगर हम ऊपर का कुछ भी दे रहे हैं, मान लीजिए हमने पानी दिया, तो जो उसकी ब्रेस्ट मिल्क की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, पेट में जगह तो उतनी है, तो अगर उसको हमने पानी दे दे के भर दिया तो वो दूध कम पिएगा। दूध कम पिएगा तो जो पोषक तत्व हैं, जितनी कैलोरीज चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, फैट चाहिए, वो शरीर में कम पहुंचेंगी और उसकी ग्रोथ में भी उसका असर पड़ेगा। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने डिब्बाबंद दूध की बात की, मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा बोतल से दूध पिलाने के बारे में, कि एक तो जो बोतल है वो भी इस एक्ट के अंदर आती है। बोतल और निपल से जो दूध पिलाया जाता है उसमें भी बहुत सारी समस्याएं हैं, और एक बच्चे को खास तौर से कभी भी बोतल से और ब्रेस्ट से
मिला के दूध नहीं पिलाना चाहिए। कई माएँ करते अच्छा 3 बार मैंने ब्रेस्ट पिला दिया, अब रात को मैं थक गई या तो अब एक फीड बोतल का दे देते हैं। बट आप देखो कि जो बोतल से दूध पीने की प्रक्रिया है और ब्रेस्ट के निपल से दूध पीने की प्रक्रिया है, ये बहुत फर्क है। और बोतल से दूध खींचने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब बच्चा स्तन से दूध खींचता है उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये आदमी का स्वभाव है, जो चीज बिना मेहनत की मिलती है तो आप मेहनत क्यों करें। तो जब आप बोतल से दूध पिलाना शुरू करते हो तो बच्चे स्तनपान छोड़ देते हैं। तो माँ को लगता है ये अब दूध नहीं पीता, तो वो 6 महीने से पहले अगर आपने बोतल शुरू कर दिया तो बच्चे इनवेरिएबली ब्रेस्ट फीडिंग को छोड़ देंगे और जो बॉटल फीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी। और डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग करने से न केवल नवजात शिशु को फायदा होता है या छोटे बच्चों को फायदा होता है, बल्कि माँ को भी बहुत सारे फायदे हैं। उसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। ना दिन दिन ना नाच नचा देंगे। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। एक दिन देखे दो अठन्या, माँ बोली जाले अधनिया। एक दिन देखे दो अठन्या, माँ बोली जाले अधनिया। पैसे देके दुकानदार से मैं बोला बाबू दे दो धनिया। बड़ा सा कागज लेकर उसने रख दिया उसमें थोड़ा सा धनिया। मैंने बोला बाबू बनिया, कागज बेच रहे या धनिया। कागज रखो बालू में, धनिये को रखो तराजू में। सुन मेरी बात, वो रहा ना काबू में। क्या बोला? बोला तुझको बताऊं मैं भी कहाँ कम था। मैंने भी कह दिया बच्चे को ठगता है शोर मचाऊं मैं। उसके बाद हुआ क्या ये भी तो बतलाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। उसके बाद तो जैसे उसका मर गया नाना रे, बीच बदरिया गाया मैंने जब ये गाना रे,
समझ के ना हमको समझाना रे। टुपी टुपी टप टप, 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 टुपी टुपी टप टप। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 है। मैं हूं आपके साथ रमा पांडे और आज हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष गुप्ता। आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में प्रिंसिपल भी हैं। आप तो डॉक्टर साहब बहुत, आपने किताबें भी लिखी हैं, आप लेखक भी हैं, आपने बहुत रिसर्च भी की है और आप पढ़ाते भी हैं। जैसा कि ब्रेक में जाने से पहले मैंने कहा था कि स्तनपान कराने से न केवल शिशु को बल्कि माँ को भी बहुत सारे फायदे हैं। माँ को तो फायदे है ही, सबसे बड़ा फायदा है एक तो जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो जब तक वो दूध पिला रही है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तब तक दूसरी प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं रहते। तो ये एक तरह का नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है ना। प्लस उसके बाद जो प्रेगनेंसी में माँ के शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ वजन बढ़ जाता है। देखा गया कि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उससे उसका शरीर भी एक तरह से मेंटेन रहता है और एक जो उसको दूध पिला के एक आंतरिक खुशी मिलती है और जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं शरीर में, उनका शरीर पर इतना पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि उसको बाकी बीमारियां भी छू नहीं पाती और एक बॉन्डिंग होती है बच्चे और माँ के बीच में जब बच्चा माँ का दूध पीता है। डॉक्टर साहब, आपने बॉन्डिंग की बात की तो मैं आपको असम के बोंगाई गांव में लेके जाती हूँ जी, जहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है संपूर्ण जी, और संपूर्णा नाम है इस प्रोजेक्ट का। और मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ भी 2 महिलाओं में बॉन्डिंग है। एक महिला वो है जिनका बच्चा कुपोषित है और एक महिला वो है जिनका जो बच्चा है वो पोषण से भरपूर है। तो ये दोनों आदान प्रदान करते हैं अपने ज्ञान का, जो भी जिज्ञासा है आपस में सुलझाते हैं। एक अनूठी पहल है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। असम के बोंगाई गांव में एक दिलचस्प परियोजना चलाई जा रही है, प्रोजेक्ट संपूर्णा। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और इस लड़ाई का तरीका भी बहुत यूनिक है। इसके तहत किसी आंगनवाड़ी केंद्र के एक स्वस्थ बच्चे की माँ एक कुपोषित बच्चे की माँ से हर सप्ताह मिलती है और पोषण से संबंधित सारी जानकारियों पर चर्चा करती है। यानी एक माँ दूसरी माँ की मित्र बन उसकी मदद करती है, उसे सीख देती है। इस प्रोजेक्ट की मदद से इस क्षेत्र में एक साल में 90% से ज्यादा बच्चों में कुपोषण दूर हुआ है। डॉक्टर साहब, वाकई में बहुत अनूठी पहल है। एक परिवार की महिला अगर जागरूक होती है तो कहा जाता है कि उसका पूरा परिवार स्वस्थ होता है। बहुत बिल्कुल अनूठी ठीक। पहल है। मैं कहूँगा कि ये एक उदाहरण है और इसी तरह से ये जागरूकता संभव है अगर हम पढ़ाते हैं या आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता भी पढ़ाते हैं या बताते हैं तो उसका उतना असर नहीं पड़ता। कहते हैं ना, पीयर ग्रुप का एक अलग ही असर होता है। तो आपके साथ के लोग, एक माँ दूसरी माँ को बता रही है तो उसका सबसे ज्यादा असर होता है। बहुत अच्छी पहल है और मैं चाहूंगा कि इस तरह का ये जो मॉडल है ये ना इस गांव से वो पूरे सिर्फ स्टेट में बल्कि पूरे देश में ये फैले। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इससे तकरीबन 90% से ज्यादा बच्चों में कुपोषण दूर हुआ है, तो ये एक अनूठी मिसाल है हमारे सामने। और एक साल में 90% बच्चों में कुपोषण का दूर होना वाकई में अनूठी पहल है और बहुत ही सराहनीय कार्य है। डॉक्टर साहब, जब बच्चा भरपेट भोजन करता है तो परिवार के सब लोग बहुत संतुष्ट हो जाते हैं कि अरे इसने भरपेट खाना खा लिया, दाल चावल खा लिया है जी। तो क्या उस भरपेट भोजन से पोषण मिल जाएगा या उसको और भी ज्यादा पोषण की आवश्यकता है? ये एक ना भ्रांति है कि भरपेट भोजन खा लिया तो भोजन हो गया। अब भोजन में 2 चीजें हैं। एक, जैसा मैंने कहा, एक क्वांटिटी है, हाँ, कि कितना खा रहे हैं। भरपेट हो गया, पेट भर गया। अब क्वालिटी क्या है, ये ज्यादा जरूरी है क्वांटिटी से ज्यादा। अगर हम बच्चों के खाने को देखें तो बच्चों के खाने को हम बांटते हैं कि 7 ग्रुप हैं। वो 7 ग्रुप खाने में से कम 4 ग्रुप के जो कंपोनेंट्स हैं वो होने चाहिए। अब वो 7 ग्रुप क्या हैं? पहले वाले ग्रुप में आते हैं जैसे आपके सीरियल्स हैं, अनाज है और ट्यूबर्स हैं, जैसे आलू है या इस तरह की चीजें हैं जो मेनली आपको कार्बोहाइड्रेट देते हैं, एनर्जी देते हैं। दूसरे ग्रुप में आपके आते हैं लेग्यूम्स हैं, दालें हैं, हाँ, या फिर ऐसी चीजें जो प्रोटीन से भरपूर हैं। वेजिटेरियन में दालें हैं, नट्स हैं, ये दूसरे ग्रुप में आते हैं।
तीसरे ग्रुप में आपका आते हैं वो फल या फूल या सब्जियां जो विटामिन ए से भरपूर हैं। पीले रंग की सब्जी या हरे रंग की सब्जियां, ये सब विटामिन ए से भरपूर हैं, ये आपके तीसरे ग्रुप में आती हैं। चौथे ग्रुप में बाकी सारी सब्जियां और फल आते हैं। फिर पांचवें ग्रुप में आपका आता है दूध या दूध से बनी हुई चीजें। छठे ग्रुप में आपके आते हैं अंडा, और सातवें ग्रुप में फ्लैश फूड्स, जो हम मीट वगैरह जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए। तो ये कहा गया है और ये माना जाता है कि अगर बच्चे को संपूर्ण आहार मिलना है, जिसको आप बैलेंस्ड फूड भी कहते हो, और जैसे आपने बात की कि पूर्ण पोषण की, तो बच्चे को इन 7 ग्रुप में से कम 4 ग्रुप मिलने चाहिए हर मील में। और एक सर्वे जो अभी हुआ जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, उससे ये पाया गया कि इस तरह की मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट आज देश में सिर्फ 11% बच्चों को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही खराब इंडिकेटर है। वो इसीलिए है क्योंकि हमें उन ग्रुप्स के बारे में नहीं पता। एक जो प्रोपोर्शन है फूड की सारे पिरामिड से, उनसे मिलकर वो फूड बनाना चाहिए जो आप बच्चे को खिला रहे हो। लेकिन क्योंकि भागती दौड़ती जिंदगी है और आजकल महिलाएं बाहर जाके काम करने लग गई हैं, तो किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाए? अगर वो इतना सब कुछ नहीं दे पा रही हैं, तो क्या वो चीजें बच्चों को दें जिससे उनका भरपूर विकास हो? मुझे लगता है सामंजस्य बिठाया जा सकता है। देखिए, बच्चे के लिए जब भी आप बाहर भी जाती हैं, मैं मानता हूं कि वर्किंग विमेन हैं, वो जब बाहर जाती हैं तो वो बच्चे के लिए कुछ अरेंज करके जाती हैं। दिन में 3-4 मील तो अरेंज करके जाती हैं। तो एक में आपने जैसे है खिचड़ी या रोटी वगैरह रख दी, एक आपके 1 या 2 मील फ्रूट और वेजिटेबल का जरूर होना चाहिए, और एक अगर वो मिल्क प्रोडक्ट्स का है वो जरूर होना चाहिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, घर में सभी चीजें होती हैं। बस हमें ये रहता है कि एक खाना अगर बन गया, वो सुबह से शाम तक बस वो बार बार आप खिलाओगे ना, तो बच्चा भी उब जाएगा और वो खाना बंद कर देगा। फिर आपको लगेगा ये खाना क्यों नहीं खा रहा। यानी वैरायटी ऑफ फूड बच्चों को मिलना चाहिए। वैरायटी बहुत जरूरी है। वैरायटी सिर्फ फूड में नहीं, वैरायटी टेक्सचर में होनी चाहिए, वैरायटी कलर में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अरहर की दाल आपने बनाई, ठीक है, अब अरहर की दाल पीली दाल है, आप एक ही तरह से बना रहे हैं, और रोज आपने अरहर की दाल बना के बच्चे के सामने रख दी। अब वो रोज पीली दाल देख के उसका मन भर जाता है। तो आप उसको लाल कर सकते हैं, थोड़ा टमाटर डाल दीजिए, आप उसको हरी कर सकते हैं, थोड़ा पालक डाल दीजिए, कभी मिला दीजिए, तो थोड़ा कलर बदल जाता है। इसी तरह से दाल का टेक्सचर, कभी आपने उसको बहुत सॉफ्ट कर दिया, कभी मैश कर दिया, कभी उसको थोड़ा मोटा रखा। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चे के फूड में वैरायटी देने के लिए। उसको खाने में इंटरेस्ट आना चाहिए। अगर वो उसको लगेगा ये एक रिचुअल है, खत्म करना है, माँ बाप ने भी दे दिया और मुझे भी खा के, तो बच्चा फिर खाने में इंटरेस्ट लेना छोड़ देता है। फिर माँ कहती है मेरा बच्चा खाना नहीं खाता। मैं ये सोच रही हूँ डॉक्टर साहब कि आपके पास जो पेरेंट्स आते होंगे शिकायतें लेकर, बच्चे थोड़ा नाराजगी के साथ जरूर आते होंगे कि डॉक्टर साहब ना जाने कौन सी मेडिसिन देंगे, लेकिन खुश होकर जरूर जाते होंगे कि इतनी वैरायटी डॉक्टर साहब मम्मी पापा को बता रही हैं। ये बहुत अच्छे। और घर में बने नाश्ते हैं ना, जो हम ट्रेडिशन से बनाते हैं, कि जैसे हम चीला बनाते हैं, है ना, बेसन का, और सांभर इडली बनाया, सांभर इडली बना देते हैं। स्प्राउटेड बच्चे नहीं खा सकते, लेकिन स्प्राउट को आप उसका भी चीला आटे में बनाया जा मिक्स सकता करके है। उसका चीला बनाया जा सकता है। आजकल फास्ट फूड्स का चलन हो गया। हाँ, आप देखते हो वो इंस्टेंट नूडल्स है या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स है। मैं आपको बता दूं यहाँ कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो बहुत ही नुकसानदेह हैं, और उनके लेने से शरीर में कई तरह के विकार पैदा हो सकते हैं। इसके बारे में हम आगे फिर चर्चा करेंगे। जी जरूर बात करेंगे। बहुत विस्तार से मैं जानना चाहूंगी जंक फूड वगैरह के बारे में। जो संस्कृति आ रही है इसकी, ना केवल शहरों में तो बिल्कुल पांव पसार चुकी है, लेकिन गाँव में भी ये संस्कृति चल पड़ी है। इसके बारे में जरूर जानेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे अपने प्रोग्राम जिसका नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 111। जाने मन तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना।
न जाती है यादें तुम्हारी, कैसे तुम बिन जीना। आंखों में तू है, आंसू में तू है, आंखें बंद कर लूं तो मन में भी तू है, ख्वाबों में तू, सांसों में तू। रोजा जाने मन, तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना। छू के यूं चली हवा, जैसे छू गए हो तुम, फूल जो खिले थे वो शूल बन गए हैं क्यों। जी रहा हूँ इसलिए दिल में प्यार है तेरा, जुल्म सह रहा हूँ क्यों, इंतजार है तेरा। तुमसे मिले बिना जान भी न जाएगी, कयामत से पहले सामने तू आएगी। कहाँ है तू, कैसी है तू। रोजा रोजा जाने मन, तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना। आंखों में तू है, आंसू में तू है, आंखें बंद कर लूं तो मन में भी तू है, ख्वाबों में तू, सांसों में तू। रोजा ठंडी ठंडी ऐ हवा, तेरा काम क्या यहाँ, नीत नहीं पास में, चांदनी तू लौट जा। फूल क्यों खिले हो तुम, जुल्फ नहीं वो यहाँ, झुके झुके आसमां, मेरी हंसी ना उड़ा। प्यार के बिना मेरी जिंदगी उदास है, कोई नहीं है मेरा, सिर्फ तेरी आस है, ख्वाबों में तू, सांसों में तू। रोजा रोजा जाने मन, तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना। आंखों में तू है, आंसू में तू है, आंखें बंद कर लूं तो मन में भी तू है, ख्वाबों में तू, सांसों में तू। रोजा पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं हूं आपके साथ रमा पांडे और साथ ही हैं हमारे आज के विशेषज्ञ जिनसे बहुत सारी जानकारी मिल रही है नवजात शिशु एवं बाल आहार प्रथाएं बेहतर बाल स्वास्थ्य विषय पर। हमारे साथ हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी। डॉक्टर पीयूष, जैसा कि अभी ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे जंक फूड के बारे में। देखिए, एक समय था जब गांव हमारे रोल मॉडल हुआ करते थे। गांव में गाय बंधी होती थी, दूध होता था, प्योर दही होता था, साथ में घी भी मिलता था और बच्चे मोटा अनाज खाया करते थे, सारा दिन खेलते कूदते थे। बड़ी हैप्पी एंडिंग वाली जो लाइफ होती है वो नजर आती है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि गांव के बच्चों का भी जो शारीरिक श्रम है वो कम हो गया है। टीवी तो काफी पीछे छूट गया है, वहां भी फोन वाला कल्चर आ गया है। सोशल मीडिया में सब बच्चे जो हैं वो व्यस्त रहते हैं। किस तरह से
इस संस्कृति को पीछे करके अपनी वही भारतीय संस्कृति की तरफ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि तकलीफ ये है कि हमारे गांव जो हैं वो हमारे रोल मॉडल हुआ करते थे। देखिए, यहाँ पर दो चीजें जो आपने बता दिया कि क्या समस्या है। समस्या के दो कारण हैं। एक तो जंक फूड, या जंक फूड हम उन फूड्स को कहते हैं जो एनर्जी डेंस होते हैं, हमें आपको एनर्जी बहुत देते हैं, लेकिन बाकी ना तो उनसे बहुत प्रोटीन मिलता है, ना उनसे कोई मिनरल्स मिलते हैं, ना उनसे विटामिन मिलते हैं, और ना ही उनसे फाइबर मिलते हैं। तो ये सब जंक फूड की श्रेणी में आते हैं। और इसके अंदर आपके वो सारे नए खाने जो पिज्ज़ा, बर्गर और फास्ट फूड्स आ जाते हैं। फिर आपके जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जो बाजार में मिलते हैं, वो आ जाते हैं। और एक बहुत बड़ी तादाद है जो एक पैकेज फ्रूट जूसेस की, ये एक बहुत बड़ा चलन है आजकल। फ्रूट जूस मैं देखता हूँ जो पैकेज हैं वो हर परिवार के फ्रिज में होते हैं, और बच्चा भी उनको बड़े चाव से लेता है। और एक फ्रूट से हटकर इन पैकेज फ्रूट जूसेस के ऊपर चलन बढ़ता जा रहा है, जिसमें मेनली शुगर होती है और कुछ नहीं होती, और इससे दांत भी खराब होते हैं और ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी बढ़ता जा रहा है। और मोटापे से आगे आने वाले समय में फिर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शुगर, ये सारी बीमारियां हो ये जाती देखने में आ भी रही हैं। 12-13 साल के बच्चे जो हैं मोटापे से ग्रस्त हैं, डायबिटीज भी उनको हो रही है। तो डॉक्टर, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम शहरों के बच्चों की बात करें तो मोटापा तो उनमें है, लेकिन कुपोषण के शिकार वो भी हैं। बिल्कुल, मोटापा तो एक तरह का कुपोषण ही है। और मोटापा होना या वजन ज्यादा होना, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उस बच्चे को सही पोषण मिल रहा है। रादर वो हो सकता है उसके अंदर शरीर में आयरन की कमी हो, उसके शरीर में कुछ और पोषक तत्व की कमी हो। और देखेंगे कि हमारे कितने 50% बच्चे तकरीबन कुपोषित, यानी कि उनमें आयरन की कमी है। तभी जो पोषण अभियान है उसके अंतर्गत हम हर बच्चे को कहते हैं कि उनको आयरन ड्रॉप्स मिलना चाहिए, सिरप मिलना चाहिए। और किशोरियों को भी आयरन मिलना बहुत जरूरी है। उनके लिए एक अलग प्रोग्राम है, ताकि जब वो किशोरी माँ बने तो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। और अगर गर्भवती महिला के अंदर आयरन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, तो उसका बच्चा भी कम वजन का होता है। और ये एक हाइपोथेसिस है जिसको हम कहते हैं बार्कर हाइपोथेसिस, कि अगर जो कम वजन के बच्चे हैं गर्भ में, यही बच्चों को आगे चलकर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक की बीमारियां ज्यादा होती हैं। तो गर्भ में पोषण उचित होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अभी हम बात कर रहे थे, जैसे आपने फास्ट फूड के बारे में कहा कि गांव में भी ये समस्या बढ़ती आ रही है। तो एक तो जंक फूड की बात थी, और दूसरी जो बात है वो है स्क्रीन के एक्सपोजर की। यानी अब मोबाइल फोन, स्मार्टफोन हर जगह उपलब्ध है। शहर की छोड़िए, गांव में भी है। कुछ थोड़ा सा कोविड का माहौल आया, जब माहौल आया तो टीचिंग जो थी, एजुकेशन भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, और हर आदमी घर में रहा। घर में रहने से वो मनोरंजन के लिए मोबाइल फोन या स्क्रीन पर ही देखता रहा, और इससे लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य पर काफी प्रतिकूल असर पड़ता है। एक अगर हम देखें, उनका जो कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर काफी असर होता है। और बच्चे का जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे बच्चों से, वो बहुत कम हो गया है। बच्चे खेलने पार्क में नहीं जाते। पार्क में जाते हुए तो हर बच्चा अपना फोन लेके जाता है जी। जो एक खेल रहा है, बाकी 4 फोन देख रहे हैं। उसके बाद जो बच्चे अगर घर में खाना खाते हैं टेबल पे, तो आजकल खाना खाना बहुत कम हो गया है। मैं देखता हूँ सब बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हैं, और टेबल पे भी खा रहे हैं तो टेलीविजन देख रहे हैं और सामने खाना खा रहे हैं। माँ बाप भी खाना बच्चे को खिलाते हैं तो वो टीवी में ये आ रहा है, फोन में एक कविता सुन रहे हैं तब, और मुंह में खाना डालते जाते हैं। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, भारतीय बाल अकादमी ने इसके लिए गाइडलाइंस इशू की हैं, और जिसकी तहत 2 साल तक बच्चे को मोबाइल फोन या स्क्रीन का एक्सपोजर वर्जित है, नहीं होना चाहिए। हमने एक शोध किया इसके बारे में, हाँ, हमने अपने अस्पताल में किया, और हमने कुछ करीब 400 बच्चों को स्टडी किया, मदर्स को स्टडी किया। हमने पाया कि 1.5 साल की उम्र तक 99.9% बच्चे, 100% ही समझ लीजिए, वो मोबाइल से उनका एक्सपोजर हो चुका था। और ये मोबाइल उनको जन्म से ही शुरू कर दिया जाता है। अब बच्चा को तो नहीं पता है मोबाइल के, इसकी गलती किसकी है? पेरेंट्स की, अभिभावकों की। हाँ, पेरेंट्स रोल मॉडल हैं। अगर आप बैठ के 3 घंटे मोबाइल देखोगे, टेलीविजन देखोगे, बच्चा अपने आप वो वही चीज फॉलो करेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि एक मोबाइल स्क्रीन का एक्सपोजर बहुत कम हो शुरू के समय में, और खाने में जो
कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स हम कहते हैं जो 6 महीने से हम खाना शुरू करते हैं, वो ठीक होना चाहिए। उसके बारे में हमने बात नहीं की, हम एक बात करेंगे अभी कि 6 महीने से कैसा खाना शुरू करना चाहिए और उसमें क्या क्या परिवर्तन होते जाएं। तो 6 महीने होते ही बच्चे को, क्योंकि जितनी उसकी आवश्यकताएं हैं पोषण की, वो माँ के दूध से पूरी नहीं होती, तो अब आवश्यकता पड़ती है कि ऊपर से कुछ खाना दिया जाए। ऊपर से खाना कैसा हो? एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि ऊपर से खाने में दाल का पानी, बिस्किट, ठीक है, फलों के जूस, मतलब लिक्विड चीजें दी जाती हैं जिनका न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिलता, पोषण नहीं मिलता उनसे बिल्कुल भी। तो हमें ठोस आहार की आवश्यकता है। ठोस से मतलब ये नहीं है कि वो सॉलिड हो, ठोस से मतलब जैसे दाल है ना। अब दाल ये नहीं हम कह रहे, दाल को उसको थोड़ा सा घोट के, और दाल को, चावल को, खिचड़ी को, फलों को भी घोट के, या ऐसा खाना जो आपकी उंगली पर आ जाए, उसको कहते हैं फिंगर फूड। अच्छा, जैसे अर्ध ठोस आहार हो अर्ध गया, ठोस या आहार चम्मच से गिरे नहीं। हाँ, चम्मच जी। से आप चम्मच को ऐसे टेढ़ा करें तो धीरे धीरे वो नीचे आए, ना तो एकदम से टपक जाए और ना ऐसा हो कि चम्मच पर ही बैठा रहे। ये जो आहार है, ये कंसिस्टेंसी है, ये बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त है 6 महीने में। शुरू में बच्चे को 2 से 3 बार खाना दिन में देना चाहिए, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ के 3 से 4 बार हो जाती है। और हम ये कहते हैं कि 1 साल तक, 1 साल की उम्र के बच्चे को वो सारा खाना खाना चाहिए जो घर में उपलब्ध है, जो सबके लिए बन रहा है, उसमें मिर्च मसाले छोड़ के बाकी वही खाना बच्चा खा सकता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि खाना बच्चे को खिलाएं कैसे या बच्चा खाएं कैसे। मेरे ख्याल से इस पर हम थोड़ी चर्चा इस पर भी करेंगे। ये भी बहुत आवश्यक है इस पर चर्चा, क्योंकि मैंने कई ऐसी माताएं देखी हैं जो परेशान रहती हैं कि उनका बच्चा ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, खाने में बहुत परेशान करता है। और डॉक्टर साहब, आपको पता है संगीत और जो कुपोषण है उसका आपस में संबंध है। आपने पहले कभी सुना इस बारे में? हाँ हाँ, बिल्कुल संबंध। और इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात कार्यक्रम में कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं क्या कुपोषण दूर करने में गीत, संगीत और भजन का भी इस्तेमाल हो सकता है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मेरा बच्चा अभियान, इस मेरा बच्चा अभियान में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। इसके तहत जिले में भजन कीर्तन आयोजित हुए, जिसमें पोषण गुरु कहलाने वाले शिक्षकों को बुलाया गया। एक मटका कार्यक्रम भी हुआ। इसमें महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्र के लिए मुट्ठी भर अनाज लेकर आती हैं और इसी अनाज से शनिवार को बाल भोज का आयोजन होता है। इससे आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने के साथ ही कुपोषण भी कम हुआ है। तो देखा डॉक्टर साहब, संगीत के माध्यम से हम अपने भावों को, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और हम अपने बच्चों का पोषण कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम जंक फूड के बारे में बात कर रहे थे, तो कितनी बढ़िया बात है कि एक मटके में एक मटका रखा जाता है और हर घर से एक माता आती है। एक मुट्ठी कोई चावल ला रही है, कोई गेहूं ला रही है, और कोई जौ है, कहीं मकई है, ज्वार है। यानी जो मल्टीग्रेन का ट्रेंड जो शहरों में है, वो प्राकृतिक रूप में गाँव में इस मटके में पाया जाता है। और जब ये भोजन बनता है तो सच मानिए कि कितना बढ़िया होता होगा और कितना इसमें पौष्टिकता से भरपूर रहता होगा। ये सोचकर ही मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों का तो मानसिक शारीरिक विकास अद्भुत रहता होगा। मैं फिर यहाँ वही चीज दोहराना चाहूंगा कि मैंने कहा था कि 7 फूड ग्रुप्स हैं। हाँ, तो अगर हम एक ही तरह का अनाज ही उसमें डालेंगे तो दिक्कत होगी, उसके साथ हमें और कुछ लेना पड़ेगा। लेकिन उसमें कुछ सब्जियां भी डालें, कुछ फल भी डालें, तो उसकी जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। प्रोटीन्स वाली चीजें भी डालें और कार्बोहाइड्रेट, मतलब आप कहें कि आपके घर में जो भी अनाज और सब्जियां हैं वो डालते रहें और उससे जो खाना बनेगा वो बिल्कुल उपयुक्त होगा। यानी वो जो एक मुट्ठी अनाज की, उसके साथ सब्जी और फलों का भी अगर बिल्कुल होना चाहिए, जी हिस्सा हो जाए तो वो संतुलित आहार बन गया। जी, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, बच्चे बहुत नखरे करते हैं खाना खाने में, खाना नहीं खाते, उनको यही अच्छा लगता है, पर्टिकुलर है कि यही चीज़ खानी है, कुछ और नहीं खाना है। तो जैसा कि आपने कहा, घर में जो बनता है, क्या घर में जंक फूड ही बन रहा है इसलिए बच्चे वही पसंद कर रहे हैं, घर में पौष्टिक आहार नहीं बन रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है? ऐसा नहीं है। मुझे लगता है घर में जो हम खाते हैं
हम तो जंक फूड नहीं खाते, आमतौर पर दाल चावल सब्जी रोटी जो हमारा एक खाना है। और अगर आप दक्षिण भारत की तरफ जाएं तो अगर इडली सांभर डोसा या चावल, हाँ, इस तरह की सब्जियां जो बनती हैं ये बड़े ट्रेडिशनल डिश हैं और हम सब यही खाते हैं। जंक फूड तो कभी कभी खा लिया, या घर में जो बनने वाली है वो जंक फूड नहीं है। अब हमारे घर में नाश्ते बनते हैं, आपने देखो मठरी बनती है ना, हर घर में होती है। बट कभी भी आप मठरी का एक पूरा मील तो नहीं ले सकते, मतलब सिर्फ मठरियाँ आप ले सकते हैं। हाँ, आप उसे नाश्ते की तरह कभी कभी खा लेते हैं तो वो ठीक है। लेकिन जब आप बाजार में ये फास्ट फूड खाते हैं तो ये आपका पूरा मील हो जाता है, यहाँ तक कि पूरे दिन की कैलोरी की रिक्वायरमेंट से डबल कैलोरी आप खा जाते हो उतने ही टाइम, और आपको बच्चे को पता भी नहीं लगता। तो एक तो ये वाला कारण है। फिर हम बात कर रहे थे कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए, वो आप पूछ रहे थे ना। तो बच्चे को शुरू में तो आपको ही खिलाना पड़ेगा, बच्चा अपने आप तो नहीं खाएगा। लेकिन बच्चे को, उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव फीडिंग। बच्चे को ये नहीं टीवी दिखा के खाना मत खिलाइए, बच्चे को कविता गा के खाना मत खिलाइए, बच्चे से बात करें, आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए जब आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं। और उससे कुछ ऐसी बात करें जो उसके और आपके बीच में हो, तीसरे आदमी से संदर्भ में ना हो, तो बच्चा आपकी बात सुनेगा, खाना खाएगा। आप उसे चम्मच से खिला सकते हैं, हाथ से खिला सकते हैं। और तकरीबन 9 महीने का होने के बाद जब बच्चा बैठना शुरू कर देता है ठीक से, तो आप उसे बिठा के चटाई पर नीचे जमीन पर बिठाइए और वहां उसको खाना दे सकते हैं, ताकि वो अपने आप खाने की कोशिश करे। आमतौर पर माँ ये सोचती है, अरे ये अभी इसको खाने आधा गिराएगा, आधा खाएगा, या फिर 1 घंटा लगा देगा, मैं फटाफट इसके मुंह में डाल दूं, काम खत्म हो जाएगा। तो वो आधा 1 घंटा लगने दीजिए। थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी कि सफाई करनी पड़ेगी, लेकिन बच्चे में एक इंडिपेंडेंस उससे आती है और बच्चा अपने आप खाना सीखता है। 1 साल का बच्चा अपने आप चम्मच पकड़ सकता है, अपने आप कप पकड़ सकता है। थोड़ा शुरू में सुपरवाइज करिए, लेकिन कोशिश ये करे कि वो अपने आप खाए, क्योंकि आपने भी देखा होगा बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं, 4-4, 5-5, मैंने तो 15 साल तक के बच्चे देखे हैं। 10वीं 11वीं के मैंने बच्चे देखे हैं जो अपनी माँ के हाथ से खाना खाते हैं, और माँ बहुत गर्व महसूस करती है कि देखिए इतना बड़ा हो गया लेकिन खाता मेरे ही हाथ से है। तो ये तो माँ का दुलार है, इसमें बुराई क्या है डॉक्टर साहब? दुलार अपनी जगह ठीक है, बिल्कुल है कि, लेकिन बच्चे को ये नहीं लगता कि खाना खाना मेरा ड्यूटी है या इससे मेरा काम है। उसको लगता है कि हमेशा खाना खा के हम किसी तरह का एक एहसान कर रहे हैं माँ बाप के ऊपर या किसी के ऊपर, तो बहुत बड़ी बात है। तो उसको अपने आप खाना चाहिए। माँ के पास तो बहुत काम है, सारा काम माँ या पिता ही करें, तो कुछ अपने आप भी बच्चे को अपने लिए करें। हमारा काम है कि हम उनके लिए पौष्टिक आहार दें, एक वातावरण दें जिसमें बैठ के वो खाएं, वो स्वच्छ हो, और लेकिन खाना उनको अपने आप खाने देना चाहिए। एक और समस्या होती है जो कई माएँ कहती हैं कि मेरा बच्चा तो खाता नहीं है, ठोस चीज नहीं खाता, वो सिर्फ जूस पीता है ना, या तो एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक क्रिटिकल एज होती है सब काम करने के लिए। जैसे च्यूइंग है, तो च्यूइंग यानी चबाने की एक क्रिटिकल एज बच्चे को 6, 7, 8 महीने में अगर आप उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, तो फिर आप चाहेंगे कि वो 1.5 साल पर ये सीखे, तो वो नहीं सीख पाएगा। अच्छा, तो शुरू से ही उसको सिखाना चाहिए? शुरू से ही सिखाना है। वो ठीक है 1-2 महीने आप उसको खिलाएं और 7-8 महीने के बाद उसको थोड़े ऐसे खाने दें जिससे वो च्यू करना या निगलना उसके अंदर आवश्यक हो। चबाना, निगलना, ये सारी एक्टिविटीज बच्चे को आनी चाहिए। इसीलिए हमने कहा ना कि फल ज्यादा जरूरी है, फलों का रस जरूरी नहीं है। ये जब आप बच्चे को फल खिलाते हैं तो बच्चा उसका रंग देखता है, उससे कुछ सीखता है, उसकी शक्ल देखता है, टेक्सचर देखता है, उससे कुछ सीखता है। थोड़ा बड़ा बच्चा है, वो समझता है कि बच्चा फ्रूट जो है, संतरा कैसे छीलना है, एक स्किल आती है उससे, और फिर उसके मुंह में ले जाके उसके बीज कैसे अलग करने हैं और उसको अलग कैसे डालना। इतनी सारी, आप सोचो, ये सारी एजुकेशन है, एक तरह की लर्निंग है। इसको हम कहते हैं अर्ली लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, जो जिंदगी में मिस हो जाती है अगर आप उसको एक बना बनाया फ्रूट जूस दे रहे हैं। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, भारतीय बाल अकादमी के गाइडलाइंस के हिसाब से बच्चे को 2 साल तक के बच्चे को किसी प्रकार का फ्रूट जूस ना दें। ज़रूरत जब भी है फ्रूट दें, और छोटे बच्चे में उसको मैश करके और उंगली पर करके आप उसको खिला सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारा भारतीय व्यंजन है उसकी तरफ उसको आकर्षित किया जाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने रंगों की बात की, मैंने ये भी सुना है डॉक्टर साहब कि बच्चे की थाली में
5 अलग-अलग रंगों के खाना होना चाहिए, फल होनी चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए। क्या फायदे हैं इसके? फायदे तो बहुत है। सबसे बड़ा ये है कि देखने में अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है, खाने में आप भी चाहते हैं कहीं खाने, आपको भी 4 रंग के खाने मिलते हैं तो लगता है हाँ। एक कहते हैं जो फूड इंडस्ट्री में आपने देखे होंगे टेलीविजन में प्लेटिंग करना, तो प्लेटिंग इसी तरह होती है। जब प्लेटिंग करता है कोई शेफ तो इसी तरह करता है कि वो आकर्षक लगे खाना। तो आकर्षक कैसे लगेगा? उसमें अलग अलग टेक्सचर होंगे, उसमें अलग अलग शेप होंगी, उसमें अलग अलग रंग होंगे। इसी तरह बच्चे के लिए हमें एक खास तरह की प्लेटिंग करनी पड़ती है। बट हाँ ठीक है, अब जैसा आपने कहा समय नहीं है, एक भाग दौड़ी का समय हो गया है, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि अगर एक बार में बहुत सारे रंग नहीं हैं तो आप जब आप दूसरा मील दे रहे हैं तो रंग बदल के दें। तो इतना तो किया जा सकता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि इससे बच्चे बड़े चूजी हो जाते हैं, पसंद नापसंद कुछ ज्यादा बन जाती है उनकी। जब हम सब तरह की चीज़ें देते हैं तो सब तरह की चीज़ें खाते हैं। और फिर ये भी है कि आप भी सब तरह की चीज़ें खाएं। आप ये नहीं कर सकते कि बच्चे के लिए आपने एक तरह की बनाए और वो देखता है परिवार में ये कोई नहीं खा रहा, सिर्फ मुझे ये खिलाया जा रहा है, तो फिर वो चूजी हो जाता है। कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, फिर वापस आते हैं। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना। सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए। हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। क्यों टैंकर फुल, आंखें बंद तो डब्बा गुल। ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे। मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों,
सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया। ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं हूं आपके साथ रमा पांडे और साथ ही हैं हमारे आज के विशेषज्ञ जिनसे बहुत 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 सारी जानकारी मिल रही है नवजात शिशु एवं बाल आहार प्रथाएं बेहतर बाल स्वास्थ्य विषय पर। हमारे साथ हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, कैसे पता चलेगा कि किसी तत्व की उनके शरीर में कमी है या वो कुपोषण से ग्रस्त हैं? क्या वो आरंभिक संकेत होते हैं? देखिए, आरंभिक संकेत तो सबसे अच्छे संकेत हैं कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ता, वजन नहीं बढ़ता या उसकी लंबाई नहीं बढ़ती। आप किसी भी जब हेल्थ फैसिलिटी पे बच्चा होता है और आप इम्यूनाइजेशन के लिए जाते हैं, है ना, टीकाकरण के लिए जाते हैं, तो बच्चे को एक कार्ड मिलता है। माँ उस कार्ड को रखती है, उसको हम कहते हैं MCP कार्ड या मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। उस कार्ड में एक तो इम्यूनाइजेशन का रिकॉर्ड रखा जाता है और उस कार्ड में एक चार्ट होता है जिस पर हम वजन को प्लॉट करते हैं। और उस वजन को प्लॉट करने से जो रेखा बनती है, वो रेखा आपकी अगर ऊपर उठ रही है और जो निर्धारित दो रेखाएं हैं उनके बीच में है, इसका मतलब आपका बच्चा ठीक ग्रो कर रहा है। और अगर वो एक फ्लैट हो गया वो कर्व या वो नीचे आने लगा, इसका मतलब है आपका बच्चा कुपोषण की ओर जा रहा है। दूसरी, ये तो हुई वजन के और हाइट के बारे में। फिर दूसरी चीज है कि बच्चा आपका पीला पड़ रहा है, यानी कि एनीमिया हो रहा है। वो देख के पता लग जाता है, माँ समझ में आ जाता है कि बच्चे के हाथ जो हैं वो सफ़ेद हो रहे हैं या उसकी आंख की पुतली सफ़ेद हो रही है और बच्चे का रंग जो है उतना अच्छा निखर के नहीं आ रहा, तो वो एक एनीमिया का द्योतक है। तीसरा चीज़ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है विटामिन डी की कमी। बच्चों को थोड़ा बहुत धूप देखना बहुत ज़रूरी है। आजकल कमरे के अंदर ही बंद रहते हैं, वहीं खेलते हैं। तो ये सिर्फ शहरों की बात नहीं है, गाँव में भी विटामिन डी का कमी का प्रचलन कॉमन होता जा रहा है। तो ये है कि हाँ, बच्चों को धूप में उचित कम से कम 5-10, ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है, 10-15 मिनट दिन की धूप काफ़ी है। लेकिन वो ज़रूरी है कि वो धूप 10 बजे से 3 बजे के बीच की हो, क्योंकि उसके अतिरिक्त जो अल्ट्रावायलेट बी किरणें हैं वो इसी समय में आती हैं और उसी से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत को कुपोषण मुक्त किया जाए, और क्योंकि हम सितंबर का जो पूरा महीना है पोषण माह के रूप में मनाते हैं, इस बार महिला और स्वास्थ्य और साथ ही बच्चा और शिक्षा, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। और ये भी कहा है कि हमें प्रयास करने चाहिए कि ये जो पोषण माह है ये जन आंदोलन ही नहीं रहे, बल्कि इसमें लोगों की भागीदारी यानी जन भागीदारी भी बहुत ज़रूरी है। ये तो जन भागीदारी के बिना और जन आंदोलन के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर मैं और आप ही इसको पढ़ाएंगे, आंगनवाड़ी या आशा वाले ही पढ़ाएंगे, तो ये उतना कामयाब नहीं होगा। ज़रूरत है कि हर स्तर पर, जैसे हम स्कूल में बात कर रहे हैं, कॉलेज में बात कर रहे हैं, या जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, उसमें हमने आसपास वालों को एक सचेत किया। एक आदमी दूसरे से, मैं फिर वहीं बुगई गांव के एग्जाम्पल के ऊपर जाता हूँ बार बार कि इतना अच्छा प्रयास है और ये हमें एक राष्ट्रीय स्तर पर इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम हर स्तर पर एक दूसरे को जागरूक करें। घर में देखते हैं, मेरे मेडिकल छात्र हैं, मैं उनको पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ आप अपने घर में जाके देखो, अपने आसपास के बच्चों में देखो कि ये प्रैक्टिसेस हो रही हैं या नहीं हो रही, इस तरह से खाना खिलाया जा रहा है या नहीं खिलाया जा रहा। तो हर आदमी की जब तक उसमें भागीदारी नहीं रहेगी, वो
एक तरह से एक पूर्ण जन आंदोलन नहीं बनेगा तो ये कुपोषण से हम निजात पा सकते हैं, हम उससे मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन उसमें सबकी भागीदारी बहुत ज्यादा आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में ये भी कहा है कि कुपोषण मुक्त भारत तब तक संभव नहीं है जब तक स्वच्छ जल नहीं मिलता है बच्चों को। तो ये तो एक बड़ी बात है कि अगर जैसा कि कार्य भी किया जा रहा है, जल संरक्षण के ऊपर भारी कार्य किया जा रहा है और स्वच्छता को बढ़ावा देने की भी उन्होंने बात की है। ये तीनों चीज़ें जब मिलेंगी तो मुझे लगता है पोषण हो गया, स्वच्छ जल हो गया, स्वच्छता हो गई, तो कहीं ना कहीं कुपोषण को हम ज़रूर मात देंगे। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, बीमारियों की रोकथाम और सही ट्रीटमेंट, सही उपचार भी तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। और जैसा आपने पहले हम जल की बात करते हैं, आपने जो 3 चीजें बताई, मैं उसमें आपको बताऊं, इसको जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और बाकी सारे जो भी शोध हुए हैं उसमें पाया गया है कि वॉश प्रैक्टिसेस, अंग्रेजी में WASH, वॉश क्या है? W से वाटर, S से सैनिटेशन और H से हाइजीन। तो यही चीजें हैं जो प्रधानमंत्री जी ने भी कही हैं कि अगर ये सही मिलती हैं तो कुपोषण का नाश संभव है। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनमें इन्फेक्शन जल्दी होता है और इन्फेक्शन होने से जो उनकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि वो इन्फेक्शन होता है। और इन्फेक्शन इसीलिए होता है कि उन्हें उचित पानी, सैनिटेशन या हाइजीन की कमी होती है। तो ये वाली चीज़ बहुत आवश्यक है। क्योंकि डॉक्टर साहब, ये महीना हम पोषण माह के रूप में मना रहे हैं, इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं, जिम्मेदार भी हो रहे हैं। आप एक डॉक्टर हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि 2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखें। पहले 6 महीने में बच्चे को सिर्फ स्तनपान कराएं, ऊपर की कोई भी चीज उसके लिए आवश्यक नहीं है। 6 महीने के बाद बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग यानी ठोस आहार शुरू करें। आहार ऐसा हो जो आपकी उंगली पे ठहर जाए और उसको आप बच्चे को चटा सकते हैं। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल पानी जैसा हो, उसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं जाते। बच्चे को कम से कम दिन में 2 से 3 बार ये आहार दें। धीरे धीरे इसे बढ़ाकर फ्रिक्वेंसी 3 से 4 बार करें। 1 साल तक के बच्चे को वो सब खाना चाहिए जो घर में बनता है और बच्चे को खिलाने में उसको थोड़ी स्वतंत्रता दें, इंडिपेंडेंस दें कि वो अपने आप खाना शुरू करे। और जो भी हम खाना दे रहे हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, बाकी मिनरल्स और कैल्शियम इत्यादि का प्रचुर योगदान हो। जो मैंने 7 फूड ग्रुप बताए उनमें से मिला के उसको खाना अवश्य खिलाएं। बच्चे के खाने में उसके टेक्सचर, कलर और इनका ध्यान रखें कि वो परिवर्तित करते रहें। और जो बड़े बच्चे हैं और या छोटे बच्चे भी हैं, ध्यान रखें जंक फूड, जो भी हमने बात की, जंक फूड ना दें। और स्क्रीन यानी मोबाइल फोन और बाकी सारे जितने टेलीविजन इत्यादि डिवाइसेस हैं, अपने आप भी देखने कम करें, तभी आपका बच्चा उसको कम देखेगा। और बच्चे की थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी बहुत आवश्यक है अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो और बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो और उसका मानसिक विकास भी अच्छा हो। आज भारत में कुपोषण की दर चौंकाने वाली हद तक घट चुकी है, परंतु अभी और प्रयासों की आवश्यकता है। हमारा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश है, यहाँ के बच्चों को पोषण मिलना ही चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे, तभी हम कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण जल्द से जल्द कर सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। और अब मैं रमा पांडे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता भुवन अपूर्व झा और सहयोगी देवेंद्र राय के साथ आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर